दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुरुत्वाकर्षण नाम का जो टॉपिक है उस पर वीडियो बना रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि इस टॉपिक से यदि किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो के बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो हम बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मैं सर्वप्रथम यह बात करता हूँ ग्रह से। इस टॉपिक की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? ग्रह। ग्रह आप लोग जानते हैं, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, तो हम प्लैनेट पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, पहले 9 ग्रह थी, परंतु एक ग्रह को जिसका नाम प्लेटो था उसे 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विद्या संघ है उसने हटा दिया था, क्योंकि ये ग्रहों की जो कंडीशन है उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मतलब पूर्णतः उनसे परिभाषित नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इसे हटा दिया गया था। ठीक है, और 8 ग्रह हैं इस समय। और मैं एक बात आपको बताऊं कि जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं, और उपग्रह भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका प्राकृतिक उपग्रह और एक आपका कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, एक जो मानव द्वारा बनते हैं वो कृत्रिम होते हैं, जैसे आर्यभट्ट भारत का द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था, और चंद्रयान वगैरह आप जानते हैं ये सब उपग्रह हैं। परंतु ये कहते हैं आर्टिफिशियल है, मतलब कृत्रिम है, क्योंकि मानव द्वारा बने हुए हैं। और आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्यों है उपग्रह और कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह में प्रकृति ने बनाया। और उपग्रह क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये ग्रह के चारों ओर है, पृथ्वी ग्रह है ना। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। ग्रह, ग्रह, उपग्रह, ये तो हमने सब लोग सब बातें बता दी। अब हम सबसे पहले आते हैं कि इन ग्रहों के संबंधित केपलर ने दी कुछ नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो केपलर के ग्रह संबंधी नियम केपलर ने ग्रहों के संबंध में दिए थे। कभी आप समझे उपग्रह के संबंध में दिए, तारों के संबंध में दिए? नहीं, इसके रिलेटेड दिए थे। और 3 थे उसके। कितने नियम थे? 3 थे। पहला नियम कक्षा के बारे में बताई थी, कक्षाओं का नियम था। और दूसरा जो था, ध्यान देना आप लोग, दूसरा उसने बताया था क्षेत्रीय चाल के बारे में। और तीसरा जो बताया था भाई, याद रखना आप लोग, आवर्तकाल के बारे में या परिक्रमण काल के बारे में। परिक्रमण काल के पहले नियम में उसने ये बताई कि जो ग्रह जो होती हैं वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमती हैं वो गोल में नहीं घूमती हैं, उनमें मतलब वृत्ताकार पथ में नहीं घूमती हैं, बल्कि कैसे पथ में घूमती हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती हैं। और दीर्घ वृत्ताकार जो पथ होते हैं या दीर्घ वृत्ताकार की जो आकृति है उसमें केंद्र नहीं होता है, बल्कि क्या होती है? नाभि होती है। ठीक है, और दीर्घवृत्त के अंदर 2 नाभि होती हैं। ठीक है, तो उसने ये बात बताई कि जितने भी ग्रह होते हैं, ये कोई ग्रह है और ये सूर्य है। ठीक है, तो जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर कैसे पथ पर घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है, कौन से वृत्ताकार पथ पर? दीर्घ वृत्ताकार, ना कि वृत्ताकार। और सूर्य कहाँ होता है? सूर्य उसके किसी एक नाभिक पर होता है, और नाभिक को हम कह देते हैं फोकस। तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि सूर्य किसी फोकस पर होता है। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। ये पहला नियम है। कक्षा के बारे में बताइए, कक्षा किस तरह की होती है ऑर्बिट के संबंध में। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कह देते हैं कैप्टन का। दूसरा आता है क्षेत्रीय चाल के बारे में। उसने ये बताया कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली कोई काल्पनिक रेखा, भाई कोई भी सूर्य से ग्रह को जो मिलाएगी वो काल्पनिक करी हुई कोई रेखा होगी, कोई काल्पनिक रेखा जो होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करती है, अर्थात उसकी क्षेत्रीय जो चाल रहती है वो क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक है, कहने का मतलब क्षेत्रीय चाल को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम? क्षेत्रीय चाल को हम लिखते हैं मैथमेटिकली dA अपॉन dt। dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाता है? नेतांक, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक में और आप लोगों की एक आपके लिए एक बात और बता देता हूँ। क्या है वो बात? कि जैसे सपोज करो ये दीर्घवृत्त है,
और सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये ग्रह घूम रही है, मानो ग्रह पहले यहाँ थी ए बिंदु पर और फिर बाद में आई बी पर। तो याद रखना इसकी ग्रह की क्षेत्रीय चाल तो नियत हो गई, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, परंतु कक्षीय जो चाल है जिससे ये घूम रहा है वो कक्षीय चाल बी पे ज्यादा होगी और ए पे क्या होगी, कम। मतलब दूरी ज्यादा होगी उससे तो वहां पे चाल क्या होगी, कम होगी, और दूरी कम होगी तो वहां पे चाल ज्यादा होगी। ये बात आप यहाँ ध्यान रखना, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि ए पे ज्यादा चाल होगी बी पे ज्यादा चाल होगी, ये बराबर होगी। कक्षीय चाल ना कि क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रीय चाल हर जगह बराबर होगी, ठीक है। तो ये कहाँ तक बात हो गई, दूसरे नियम पे बात हो गई। और दूसरे नियम की एक विशेषता और है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केपलर का दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर कार्य करता है। तो आप लोग बता देंगे कोणीय संवेग संरक्षण पर, रेखीय संवेग संरक्षण पर नहीं, किस पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण पर नहीं, केवल कोणीय संवेग संरक्षण पर। समझ में, आवेश संरक्षण पर नहीं, कोणीय संवेग संरक्षण पर। याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है तो याद रखना कोणीय संवेग संरक्षण पर कौन केपलर का दूसरा नियम काम करता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से जो दो क्वेश्चन आए वो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं परिक्रमण काल की। एक बात मैं ये बता दूं तुम्हारे लिए, परिक्रमण और एक वर्ड होता है परिभ्रमण, इन दोनों में अंतर क्या है। परिक्रमण रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ ग्रह का घूमना है, ये क्या कहलाएगा, परिक्रमण कहलाएगा। और आप एक बात जानते हैं कि ग्रह जो है अपनी अक्ष पे भी घूमती है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे भी घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, जिसके कारण रात दिन होता है, बात समझ में आई। और पूरे साल में चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ, पूरे साल में जो चक्कर लगाती है इस तरह का, उसे कहते हैं परिक्रमण। और अक्ष, अपनी अक्ष पे जो घूमती है उसे घूर्णन या परिभ्रमण, याद रखना, ठीक है। इन दोनों में अंतर है। परिक्रमण कितने समय में करती है, परिक्रमण 365 दिन में करती है सूर्य के चारों तरफ, और परिभ्रमण अर्थात घूर्णन कितने समय में कर लेती है, 24 घंटे में, जिसके कारण रात दिन होती है, ठीक है याद रखना। तो ये माना जाता है कि इसे चक्कर लगाने में जो समय लगता है, जैसे ये दीर्घवृत्त है, इस मिनट में थर्ड नियम को समझाने का ध्यान देना, ये दीर्घवृत्त है। तो पहली बात तो याद रखना, दीर्घवृत्त की दो अक्षें होती हैं, एक ये बड़ी अक्ष है, इसे हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, और एक ये छोटी अक्ष, देखो तो इसे हम क्या करें, लघु अक्ष। तो और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी बोली जाती है साहब, ये अर्ध दीर्घ अक्ष बोली जाती है, और ये अर्ध लघु अक्ष बोली जाती है। तो ये बात बताई केपलर ने, केपलर का तीसरा नियम ये बताता है कि किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में, समझ में आई, या एक चक्कर लगाने में जो समय होता है उसका जो वर्ग होता है उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष, पूरी दीर्घ अक्ष नहीं, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। तृतीय अक्ष क्या होता है, समानुपाती होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसी में एक बात मैं और बता देता हूं आपके लिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है कि यदि सूर्य और ग्रह, सूर्य और किसकी, पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो याद रखना जब सूर्य और पृथ्वी जो मतलब इसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं, मतलब ग्रह जो घूम रहा है, ग्रह और पृथ्वी मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो याद रखना तो एक वर्ष में जो दिनों की संख्या रह जाएगी 365 या 366 की जगह कितनी रह जाएगी, 129 दिन रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 129 दिन रह जाएगी, ये बात नोट करना। और एक बात और बता दूं, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, आधी की बजाय कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो ध्यान रखना आप लोग, तो दिन कितने समय का हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, तो हो जाएगा दिनों की संख्या हो जाएगी आपकी 1033 दिन। एक वर्ष कितने दिन का हो जाएगा, 1033 दिन का, इतने दिन का हो जाएगा। ये दो बातें आप अपनी डायरी में नोट करना, ठीक है। इस टॉपिक को अब हम ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, और एक बात चलो और बता देते हैं हम यहाँ पर कि भाई सूर्य से, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे सूर्य है तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, ये सूर्य है, सन है, इसके पास में सबसे बुध, और बहुत दूर कौन है, सबसे ज्यादा दूर जो है वो नेपच्यून है, नेपच्यून सबसे दूर है भैया, और सबसे पास में कौन है, बुध, ठीक। तो बुध को इसके चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है पता है तुम्हें, इसके चारों तरफ घूमने में मतलब एक चक्कर लगाने में, जैसे भाई पृथ्वी को एक वर्ष लगता है, एक साल लगता है, तो उसे कितने दिन लगते हैं पता है, 88 दिन, मात्र 88 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, कौन, बुध।
और सबसे दूर जो है नेपच्यून, जो सबसे दूर है इससे, वो कितने दिन में लगाता है पता है? वो लगाता है साहब 158 वर्ष में, ना कि 158 दिन में, बल्कि किसमें? 158 वर्ष में लगाता है। ये दोनों जानकारी भी आप अपने आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात इतनी हो जाती है। अब आगे और बढ़ते हैं। चलो इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और बात बता देता हूं, कई बार आता है, वैसे ये अलग है, गुणन उसका है। एक बात और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखनी है कि यदि पृथ्वी जो है ये सिकुड़कर आधी हो जाए, सिकुड़ के क्या हो जाए? आधी, और द्रव्यमान में कोई असर नहीं आ रहा है, पृथ्वी सिकुड़ के आधी हो जाए, तो पता है क्या होगा? तो एक दिन जो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे की बजाय कितने समय का हो जाएगा पता है? 6 घंटे का एक दिन। इसका हो जाएगा 6 घंटे का, मतलब उसका समय कितने घट जाएगा? 18 घंटे कम हो जाएगा। कब? यदि पृथ्वी सिकुड़कर अपनी त्रिज्या की कितनी रह जाए? आधी रह जाए। बात समझ में आई? याद रखना, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर अपनी त्रिज्या की आधी रह जाए और द्रव्यमान में कोई असर नहीं आए, तब एक दिन क्या घंटे का रह जाएगा? 6 घंटे का रह जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? 18 घंटे कम। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। चलो अब इन्हें इसे हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब आगे बात करते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण बल की, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, बल का नियम है, ये जो नियम, ये क्या बताता है कि यदि कहीं पर दो द्रव्यमान वाले पिंड हैं, जैसे एक m1 द्रव्यमान का है, एक m2 द्रव्यमान का है, और इनके बीच की दूरी यदि r है, तो ये इनके बीच में जो बल लगता है सर, F बराबर लगता है G m1 m2 अपॉन r। और ये G जो है ये क्या चीज है साहब? गुरुत्वाकर्षण। और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब चाहे पृथ्वी पर देखें, चाहे पहाड़ों पर देखें, चाहे पृथ्वी के अंदर देखें, या चाहे और किसी ग्रह पर देखें, हर जगह G का मान फिक्स होता है। और ये G का मान फिक्स होता है कितना है साहब? ये G का मान फिक्स होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। और यहाँ से मात्रक क्या बन जाएगा? देखो भाई, जब G की वैल्यू निकालेंगे तो R ऊपर पहुंच जाएगा, m बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। और ये किस में है? एमपीएस में। और एक बात और बता दें, कई बार मैंने कंपटीशन में देखा है कि ये वैल्यू इतनी भी लिखी आ जाती है, हम लोग गलत मान लेते हैं, 6.67 गुणा 10 मान 8 भी आ जाती है, परंतु 8 कब आएगी? जब ये सीधी अस्पत्ति में होगा। सीधी अस्पत्ति में बल का मात्रा कौन होता है? डाइन। और लंबाई का मीटर की जगह क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और किलोग्राम की जगह क्या हो जाता है? ग्राम का स्क्वायर। ये कौन सी पत्ती में बात कर रहे हैं हम? सीधी। तो याद रखना, यदि सीधे पत्ती में ऑप्शन दे रखा हो तो 6.67 गुणा 10 की पावर -8 डाइन सेमी स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। और एक बात और बताएं, जो न्यूटन ने जो ये नियम दिया था, ये 1687 में दिया था, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, परंतु इसका जी का जो प्रायोगिक मान था, प्रायोगिक मान एक हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश, कौन? हेनरी कैवेंडिश, इस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयोगशाला में जी का मान निकाला था। ये कितना? 6.67 गुणा 10 की पावर -11। और ये कितने, ये बल लगाया था उन्होंने 1787 के करीब, मतलब लगभग 87 या 98, सॉरी, हेनरी कैवेंडिश ने। और ये मान कब बताया था पता है? 1798 में। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण नियम के लगभग 100 साल से ऊपर, 100 साल बाद, ठीक है। चलो अब इस पे यहीं पे बात खत्म करते हैं। अब हम बताते हैं तुम्हारे लिए गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल ग्रेविटी जिसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्वीय बल क्या होता है? किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जिस बल से, जिस गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। बात समझ आई? और जब किसी वस्तु पे गुरुत्वीय बल लगेगा तो उस पर एक त्वरण भी लगेगा, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी कौन थी? वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक थी। क्या थी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और एक बात और बता दूं, बहुत काम की बात है,
ये सदिश राशि अदिश राशि होता है। जी जो होता है ये कैपिटल जी जो होता है वो कैसी राशि होता है? अदिश राशि। और जबकि ये स्मॉल जी जो होता है वो कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। ये बात याद रखना। और इसकी वैल्यू हर जगह बदलती रहती है। हम लोग जी की वैल्यू जो यूज करते हैं 9.8 करते हैं। और ये कहां पर होती है? ये समुद्र के तल पर, जिस जगह समुद्र बह रहा है उस जगह जी की वैल्यू 9.8 मीटर। इसका मान हर जगह चेंज होता रहता है। एक स्थान से दूसरे जाने पर जी का मान वैल्यू चेंज हो जाती है। और एक दूसरी बात, पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज नहीं होती है जाने से। इसके अलावा और भी कहां चेंज होती है? यदि पृथ्वी के तल से ऊपर चले जाएं, भाई हम सब लोग पृथ्वी के तल पे ही तो रहते हैं, सतह पे ही तो रहते हैं, उससे ऊपर चले जाएं, यदि पृथ्वी की सतह से हम ऊपर चले जाएं तो भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। और क्या आता है इसका फार्मूला? जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आता है। और यदि एच का मान बहुत कम है तो ये फार्मूला ये हो जाता है जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये हो जाता है। आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस की प्रमेय को, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है तो मैं इस पर बात नहीं करूँ। जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो अभी जी का मान क्या हो जाता है? कम। और पृथ्वी के तल के नीचे जाएं, मतलब उसमें गड्ढा खोद के नीचे चले जाएं, कुएं में चले जाएं, तो अभी जी का मान कम हो जाता है। तो नीचे जाने पे उसका क्या सूत्र बनता है साहब? यदि एच गहराई पे पहुंच गए हम तो इसका फार्मूला बनता है साहब जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर। तो इसका फार्मूला ये बनता है नीचे जाने पर, परंतु चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए पृथ्वी तल से हमेशा जी का मान घटता है। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूं, यदि आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है तो याद रखना पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है, अर्थात वहां पे भारहीनता हो जाती है। एक बात और बात करते हैं अभी हम, एक छोटी सी बात बीच में भी हम करते हैं जिसका नाम है द्रव्यमान। एक शब्द होता है द्रव्यमान, जैसे सहती कहते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं। और एक दूसरा शब्द होता है भार, जिसे वेट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वेट, डब्ल्यू से लिखते हैं। और वेट का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला एम होता है और इसका फार्मूला क्या होता है? एम जी होता है। भाई बात समझ में आई? इसका फार्मूला क्या होता है? एम जी होता है। और एम का जो मान होता है, एम का जो मान होता है वो दुनिया में कहीं चेंज नहीं होता है, चाहे सूर्य पे चले जाएं आप, चाहे पृथ्वी पे चले जाएं, चाहे चंद्रमा पे चले जाएं, किसी ग्रह पे चले जाएं, या पृथ्वी के अंदर चले जाएं या पृथ्वी से ऊपर चले जाएं, पृथ्वी के एक स्थान से जाएं दूसरे स्थान पर, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है? चेंज होता है भार, वेट जिसे कहते हैं। और भार के मात्रक दो कहीं लिखे देखे होंगे, या तो किलोग्राम वेट करके आपने लिखा होगा जैसे किलोग्राम भार, या फिर आपने न्यूटन देखा होगा। क्योंकि वास्तव में भार क्या चीज है? भार एक तरह का बल है। भार हुआ, तनाव हुआ, ये सब किसके नाम है? ये बल के नाम है भाई, ये सब बल है। और एक दूसरी बात और मैं बताता हूं आपके लिए, ध्यान रखना। यहीं पर एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा वैसे ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है, मैंने भी बताई थी आपके लिए। और कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा पे क्या होता है? चंद्रमा पे जी की वैल्यू जो होती है, पृथ्वी पे जो जी की वैल्यू है उसकी छठी भाग होती है। कौन सी भाग होती है? छठी भाग होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूं कि पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, कौन? द्रव्यमान। चंद्रमा पे कितना होगा? तो आप तुरंत बता देंगे 60 किलोग्राम ही होगा। तो किसकी बात कर रहा था मैं? द्रव्यमान की बात कर रहा था। यदि मैं साहब बात करता किसकी? भार की। यदि मैं तुमसे ये कहने लगूं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है किसी वस्तु का भार, तो चंद्रमा पर कितना होगा? छठा हिस्सा होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? हिंदी में लिख देते हैं 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। बात समझ में आई? तो भार चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। भार अदिश, द्रव्यमान अदिश राशि है और भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये बात भी याद। चलो इससे आगे हम बात करते हैं। अब मैं एक बात और बता दूं कि पृथ्वी से ऊपर नीचे जाने पे तो हमने जी के मान के बारे में बात कर ली। यदि मैं आपसे एक बात और कहूं साहब कि पृथ्वी इस तरह की होती है भाई साहब, इस तरह की, इस तरह की होती है, मतलब बड़ा अजीब बात लग रही है। हाँ इसी तरह की होती है। ये कौन है? और ऐसे करके घूमती है वो। अरे भाई ये कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा है। और ये कौन है? ये घूर्णन अक्ष।
ये घूर्णन अक्ष है, और याद रखना इसका जो व्यास होता है इसकी 21 किलोमीटर का अंतर होता है, ये 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। तो इस तरह की शेप बनेगी। और मैं एक बात और बता दूं आपके लिए कि जब हम ध्रुवों पे जाते हैं तो जी की वैल्यू ज्यादा होती है और विषुवत रेखा पे आ जाते हैं तो कम हो जाती है। किस फार्मूले के आधार पर, मैं डायरेक्टली कहीं लिखने आ जाए तो ये देख देना, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यदि जब जीरो कह दें, यदि हम यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये कंडीशन बन जाएगी। ये फार्मूला होता है भाई। कहना होता है आर ई का मान जहां ज्यादा होगा, भाई आर ई का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा मान घटेगा तो कम बचेगा, और आर ई का मान कम होगा तो क्या होएगा, कम घटेगा, और कम घटेगा तो ज्यादा बचेगा। तो याद रखना भाई, सबसे ज्यादा आर ई का मान कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। तो इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और ये माना जाता है कि जी का मान ध्रुवों पर जो होता है वो 10 होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई। इसी के साथ में एक बात और बताने चाह रहा हूं। हाँ, एक बात तो मैं बताने रह गई यहाँ पे कि यदि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि पृथ्वी जो अपनी अक्ष पे घूम रही है, घूमना बंद कर दे तो क्या होएगा साहब, तो याद रखना, तो जी का मान हर जगह समान हो जाएगा, चाहे वो ध्रुव हो चाहे विषुवत रेखा हो। ये बात आप याद रखना। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी, अर्थात हर जगह चाहे वो विषुवत रेखा हो चाहे ध्रुव हो, हर जगह मान बराबर हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपके लिए कि विषुवत रेखा पे जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो, अब हम ज्यादा समय नहीं लगाते हुए जल्दी से अब अगली बात करते हैं। अब एक शब्द आता है उपग्रह के बारे में, जो हम बात कर रहे थे, दो तरह की उपग्रह होती हैं, मैंने बताई आपके लिए। एक प्राकृतिक उपग्रह होती हैं साहब, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या चीज है, प्राकृतिक उपग्रह। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि सैटेलाइट, भाई उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट दिनों दिन छोड़े जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं। तो आर्टिफिशियल होते हैं वो सब, क्योंकि वो मानव के द्वारा बने होते हैं। मानव द्वारा जो बने हुए उपग्रह होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल कहते हैं, हिंदी में कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो मैं जरा एक बात बता देता हूँ, एक बात याद रखना कि जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, इनके अंदर भारहीनता होती है। क्या होती है साहब, भारहीनता, मतलब द्रव्यमान खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जी की वैल्यू लगभग जीरो होती है, और जब जीरो होगी तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू क्या हो जाएगा, जीरो। एम जी बताई नहीं मैंने अभी, डब्ल्यू बराबर एम जी, तो वहां से क्या हो जाएगा, एम गुणा जीरो, जीरो। तो इसका मान रखो जीरो हो जाता है। समझ में आई। कृत्रिम उपग्रह के अंदर, याद रखना आप, प्राकृतिक उपग्रह के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और वो दूसरी बात है कि साहब प्राकृतिक उपग्रह, उसमें ऑप्शन नहीं है, केवल उपग्रह पूछ रहा है तो आप भारहीनता बता देंगे, ठीक है। एक दूसरी बात मैं और बता रहा था आपके लिए। अब हम बात करते हैं कक्षीय चाल की। कोई पिंड पृथ्वी के यदि नजदीक घूम रहा है वो, तो पता है कितनी चाल से घूमता है वो घूमता है 8। और उसे क्या कहते हैं कि चाल, वो चाल का नाम क्या होता है, कक्षीय चाल, बी नॉट कहते हैं लोग, परंतु ये बी होता है, वो मतलब ऑर्बिटल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यदि कोई पृथ्वी के समीप कोई घूम रही है। और एक बात बताएं, यदि किसी वस्तु के लिए एक पलायन वेग होता है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंके और वो फिर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और फिर पृथ्वी पे कभी भी वापस नहीं आए। उस वेग के लिए, उस न्यूनतम वेग के लिए हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं, है नहीं। पृथ्वी से कोई चीज फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग हो जाएगा। और साहब यदि किसी अन्य ग्रह से, तो अन्य ग्रह के लिए, हर ग्रह पर ये मान अलग अलग होते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, याद रखना, पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पलायन वेग को बी से लिखते हैं, और पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और याद रखना, मैथमेटिकली फार्मूला कभी पूछ लेता है, कक्षीय चाल का फार्मूला होता है √GRE, स्मॉल जी के पदों में। और साहब इसका फार्मूला पलायन वेग का क्या हो जाता है, √2GRE होता है। कहने मतलब पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय चाल का कितने गुना होता है, √G गुना, रूट, और √2 का मान क्या होता है, 1.414। तो ऐसा भी कह सकते हैं आप, वो सॉरी जी नहीं, क्या होता है, B0, मतलब कक्षीय चाल की यदि √2 से गुणा कर दो तो पलायन वेग बन जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बात कहाँ के, पृथ्वी के लिए, ठीक है। आप लोग एक बात और जानते हैं कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। अरे भाई, चंद्रमा पे वायुमंडल क्यों नहीं होता है,
चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं होता है कि चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो साहब 2 पॉइंट कितना है, 2.38, शॉर्ट में से 2.4 कह सकते हैं, जबकि गैसों का जो मान होता है वो इससे बहुत ज्यादा होता है। जब गैसों का मान इससे ज्यादा होता है, वायुमंडल में जो गैसें हैं, भाई वायुमंडल क्या चीज है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण, उन गैसों का जो वो होता है, वेग होता है, उनका जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो इनसे बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या करती है, चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाती है, उससे क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है। बात समझ में आई, इसलिए चंद्रमा वायुमंडल नहीं होता है। बात समझ में आई। और ठीक है, और इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर एक बम छोड़ा गया, कितनी देर में आवाज आएगी, आवाज आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आवाज है वो आवाज कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक तरंगों चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, माध्यम की, और वहां पर माध्यम है ही नहीं, भाई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल माध्यम होता है। तो चंद्रमा पर यदि बम छोड़ा जाए तो कभी उसकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। ठीक, चंद्रमा पे जो हम बात कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट मुंह से बोल के साउंड वेव के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, विशेष एपरेटस के द्वारा कर सकते हैं। तो याद रखा, पलायन वेग का मान इसके रूट बी गुना होता है। ठीक है, किसके, कक्षीय चाल का। एक बात और मैं बता देता हूं आपके लिए, पलायन वेग का मान आपने अभी सूत्र में देखा था, स्मॉल एम पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल एम का मतलब जिस चीज को फेंक रहे हैं उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप चाहे चींटी को भी पलायन करवाना चाह रहे हैं पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कराना चाह रहे हैं, तो अभी 11.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग, किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे आप। और यदि हाथी को फेंक रहे हैं तो उससे भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ही फेंकेंगे उसे पलायन करने के लिए। ये बात आप ध्यान रखना। एक और आता है, यहाँ पे एक शब्द आता है तुल्यकारी उपग्रह। एक विशेष प्रकार का उपग्रह होता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तुल्यकारी उपग्रह। इसे कुछ लोग भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। क्या होता है भाई तुल्यकारी उपग्रह? तुल्यकारी उपग्रह एक ऐसा उपग्रह जो होता है जो पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है, उसके चारों तरफ। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पे 24 घंटे में चक्कर लगाती है, ऐसी तुल्यकारी उपग्रह भी चक्कर कितने घंटे में लगाता है, 24 घंटे में। इसलिए तो भू स्थिर कह रहे हैं, मतलब उसके साथ साथ घूमता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसके साथ स्थिर है, रेस्ट में। तो कई बार आ जाता है तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो आप लिख देंगे, या तुल्यकार वो क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कितना होता है, आप लिख देंगे 24 घंटे। ये बात याद रखना। और इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ये बात भी आप याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। और तुल्यकारी उपग्रह जिस कक्षा में घूमता है उसे पार्किंग कक्षा कहते हैं। उसे पार्किंग कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और मेरे लिए महत्वपूर्ण लग रहे हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, सिकुड़ने का मतलब कम हो जाए, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो याद रखना जी का मान 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का मान 2% बढ़ जाएगा यदि ये सिकुड़ जाए तो। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है जी बराबर, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, तो उसी से जी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जी बराबर हो जाएगा जी आर बटे आर स्क्वायर, है नहीं, तो डबल हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी यदि 1% त्रिज्या क्या हो रही है, यदि 1% त्रिज्या कम हो रही है, सिकुड़ने मतलब कम हो रही है, तो 2% बढ़ जाएगा। और यदि 1% बढ़ रही हो तो 2% क्या हो जाएगा, जी का मान घट जाएगा। और यदि 0.1 हो तो 0.2 हो जाएगा, बस नहीं, मतलब डबल कर देंगे उसका। ठीक, अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन और है, यदि हम किसी पार्टिकल को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो ये फार्मूला भी आप याद रखना, काफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, mgh/1 + h/r, ये स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है, या दूसरे शब्दों में कार्य भी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना यदि पृथ्वी की त्रिज्या बराबर ऊंचाई पर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, mgre, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, re/re। ठीक है, आर से आर कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, mgre/1 + 1 मतलब 2, मतलब ये आ गया 1/2 mgr। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जरूर आप लोग ध्यान से देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।